इस आदमी ने अपने सारे पैसे 5 बॉडीगार्ड्स को रखने में खर्च कर दिए, लेकिन उसने उन्हें अपनी सुरक्षा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें आदेश दिया कि वो लोन शार्क से कर्ज लें। जल्द ही उन बॉडीगार्ड्स ने $2 लाख उधार ले लिए। उस पैसे से आदमी ने 100 और बॉडीगार्ड बुला लिए और उन्हें भी उसी लोन देने वाले से कर्ज लेने का आदेश दिया। लोन शार्क कंपनी को लगा जैसे उन्हें ढेर सारे नए ग्राहक मिल गए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि कंपनी के बॉस तक बात पहुंच गई। जब एक कर्मचारी ने कहा कि हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं, तो बॉस मुस्कुराया और बोला, देते रहो, अगर पैसा खत्म हुआ तो मैं संभाल लूंगा। कुछ ही दिनों में उस आदमी ने इसी तरीके से $10 मिलियन इकट्ठे कर लिए। फिर उसने 1000 और बॉडीगार्ड रखे ताकि और ज्यादा उधार ले सके। अब हाल ये था कि एक तरफ लोग पागलों की तरह कर्ज ले रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी भी बिना रुके पैसे दिए जा रही थी। आखिरकार आदमी ने पूरे $100 मिलियन उधार ले लिए, लेकिन लोन शार्क कंपनी के पूरे पैसे अब खाली हो चुके थे। हालांकि लालच में बॉस ने लोन एग्रीमेंट में हेराफेरी कर दी। 3 दिन में ही उसके 100 मिलियन ब्याज के कारण $300 मिलियन हो जाएंगे। उसने सोचा आदमी से एक एक पैसा वसूल कर लूंगा, मगर उस आदमी का तो पैसे चुकाने का कभी इरादा था ही नहीं। 3 दिन बाद जब बॉस उसके सामने पहुंचा और बोला, चल मेरे 300 मिलियन निकाल, आदमी बस मुस्कुराया और बोला, घुटनों के बल बैठ और मुझसे भीख मांग, क्योंकि अब असली बॉस मैं हूँ। गुस्से में बॉस ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि इसे पकड़ो और इसके सारे दांत तोड़ दो, लेकिन आदमी ने बस पीछे इशारा किया और तभी हजारों की भीड़ में बॉडीगार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से लोन शार्क वालों को घेर लिया और अब बॉस की हेकड़ी निकलने वाली थी। सभी भिक्षु हाथ में लकड़ी की छड़ी उठाकर अपने सामने घूम रहे पहिए को घुमाने लगते हैं। अगर छड़ी हल्की सी भी पहिए में फंस जाती तो तेज घूम रहा पहिया इनके हाथ घायल कर देता था। इस परीक्षा में कई भिक्षु गलती करते और घायल हो जाते थे, पर यह भिक्षु पहिए को बिजली की गति से बड़े आराम से घुमा रहा था और यह पहली परीक्षा बिना किसी परेशानी के पास कर लेता है। गुरु इसके प्रदर्शन से बहुत खुश होते हैं। अब दूसरी परीक्षा की बारी थी। इस बार इसे लकड़ी की छड़ी से एक बड़ा पत्थर नाले के पार ले जाना था। पहले इसे लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन जल्दी ही इसे एहसास होता है कि इस परीक्षा में केवल ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए। अब तीसरी परीक्षा शुरू हो जाती है। इस बार इसे लटकते हुए रेत के थैलों को डंडे से झुलाना था। यह परीक्षा इसकी फुर्ती और गति को जांचने के लिए थी। इस बार भी इसने शानदार प्रदर्शन किया। अब आई सबसे कठिन परीक्षा, जिसमें इसे सीधा गुरु के साथ डंडे से लड़ना था। अगर यह गुरु को हरा देता है तो इसे स्नातक भिक्षु माना जाता। गुरु इसकी अद्भुत डंडा तकनीक देखकर दंग रह जाते हैं। कई राउंड लड़े जाते हैं, लेकिन हर राउंड में गुरु हार जाते हैं। इसकी कला से प्रभावित होकर गुरु फैसला करते हैं कि अब यह शाओलिन मंदिर का नया प्रधान होगा, लेकिन मंदिर का बड़ा मुखिया इसे नया प्रधान मानने से मना कर देता है। ये कहता है, जब तक यह मुझे हरा नहीं देता मैं तब तक इसे प्रधान नहीं मानूंगा। भिक्षु के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ये लड़ने के लिए मजबूती से अपना डंडा पकड़ लेता है, लेकिन यह मुखिया को छू भी नहीं पाता। मुखिया इतनी तेजी से पलटवार करता है कि भिक्षु पहले ही राउंड में हार जाता है। ये खड़ा होकर फिर से लड़ता है, लेकिन फिर से यह हार जाता है। मुखिया ने इसकी छड़ी छीन ली और इसे मजबूरन हार माननी पड़ी। इस हार के बाद यह और कठिन अभ्यास करने लगता है। इसके मन में अब बस एक ही सवाल था, मैं मुखिया की तकनीक का जवाब कैसे दूं? अगले दिन यह फिर से मुखिया को लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन यह मुखिया के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और यह फिर से हार जाता है। यह गुस्सा होकर जंगलों में चला जाता है। यह गुस्से में एक बांस काटता है, फिर दूसरा। तभी अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यह 3 बांसों को जोड़कर एक नई तरह की छड़ी बना लेता है। अगले दिन यह मुखिया से लड़ने के लिए वापस आता है। इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अपनी नई बांस की छड़ी से यह मुखिया के हर वार को आसानी से रोक पा रहा था। जब इसने अपनी नई बांस की छड़ी से पलटवार किया तो मुखिया के लिए बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया। सही समय आने पर भिक्षु ने हमला किया और बांस की छड़ी से यह मुखिया की तलवार को नीचे गिरा देता है। तभी मुखिया हार मान लेता है और लड़के को नया प्रधान स्वीकार कर लेता है और उसी दिन यह शाओलिन मंदिर का नया प्रधान बन जाता है।